नमस्कार। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो आज हम बात करेंगे समस्थापन यानी कि होम्योस्टेटिक्स की। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी तंत्र है तो उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वो जिस दशा में कार्य कर रहा है वर्तमान स्थिति बनाए रखे। कुल मिला के सीधे सीधे न्यूटन वाला नियम आप फिजिक्स में जैसे लगाते हैं वैसे ये समस्थापन का नियम है होम्योस्टेटिक्स का, कि कोई भी तंत्र जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है, वह अपने अंदर होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इसी को समस्थापन कहते हैं। इसमें लिखो कि किसी भी तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति या वर्तमान दशा को बनाए रखे। वर्तमान दशा को बनाए रखे। तंत्र की इसी क्षमता को क्या कहते हैं? समस्थापन। समस्थापन है ये, प्रतिस्थापन नहीं, समस्थापन कहते। इसका मतलब यह हुआ कि तंत्र के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध होता है। परिवर्तन का विरोध होता है। तंत्र के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध होता है। अब इसमें भी कई तरह का समस्थापन होता है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक लूप। एक होता है, जैसे पहले इसको ही समझ लेते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप की। जैसे इसमें क्या होता है, स्टिमुलस, इसके बाद कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए उसके बाद आपका सेंसर काम करता है, और सेंसर के बाद क्या होता है, कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद काम करता है इफेक्टर, और इसके बाद फिर से सेम लूप। तो ये क्या है आपको नहीं ध्यान रखना है। उदाहरण समझ लीजिए, जैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए जैसे ही मनुष्य का दाब लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मनुष्य का जैसे ही 37 डिग्री से अधिक हुआ, इसके बाद क्या होगा, वैसे ही नर्व सेल बताएगी कि भाई साहब आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। स्किन भी काम करने लगेगी और ब्रेन में भी सेंसर चला जाएगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर स्टिमुलस क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा होते ही इसके बाद नर्व सेल, स्किन, ब्रेन, इनमें सेंसर जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे। फिर कंट्रोल के लिए टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी में, और वो क्या होंगी, जैसे कि पसीना आएगा। तभी तो टेम्परेचर, गर्मी में पसीना क्यों आता है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। और इस तरह से पसीने का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक लूप। अभी आपको नेगेटिव फीडबैक लूप और पॉजिटिव फीडबैक लूप में फायदे नुकसान पता चलेंगे, और इससे बहुत ही अच्छा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है जो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपके शरीर का ताप बढ़ा, या आपके शरीर का नहीं, सॉरी, बाहर का ताप बढ़ा, जैसे लू लग गई, लपट लग गई, तो शरीर का भी ताप बढ़ गया। कायदा क्या होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक लूप में ये उल्टा होता, शरीर का ताप कम होता पसीना वसीना निकल के, लेकिन बाहर आपको लू लगी, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो शरीर का ताप भी बढ़ गया। और कब तक बढ़ता गया, एंड में हो गई मृत्यु। नहीं होती लू की चपेट में आने से इतने लोगों की मौत, तो मृत्यु। यानी कि उच्च
उच्चतर स्तर तक। और क्या हो सकता है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर घटा और आपके शरीर भी एकदम ठंडा पड़ गया और मृत्यु तक आप पहुंच गए। आप नहीं, मतलब कोई भी, आप नहीं। और तो इसका मतलब उच्च से उच्चतर स्तर पर इसमें चला जाता है और निम्न से निम्नतर स्तर पर, यानी कि जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलता चला जाएगा। तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन क्या बनते, ये देखो अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि नेगेटिव फीडबैक लूप फायदेमंद है हमारे लिए या पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक फायदेमंद है या फिर पॉजिटिव फीडबैक। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा और पसीना निकला तो ज्यादा फायदा है कि टेम्परेचर बढ़ा बुखार है आपकी मृत्यु की तो ज्यादा फायदेमंद है। वही वाला है ना कि बढ़ा और पसीना निकला फिर टेम्परेचर गिरा, यानी कि नेगेटिव फीडबैक ये क्या है, वांछनीय यानी कि फायदेमंद है। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या है, स्थिरकारी, ये कंट्रोल लाता है, स्थिरकारी। और पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया, दुष्चक्र यानी कि नुकसानदायक है, ये है हानिकारक यानी अस्थिरकारी, अस्थिरकारी। अब आगे बढ़ते हैं जैविक समुदाय संगठन के बारे में। जैविक समुदाय, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक आपको पता चल गया। अब बात करते हैं जैविक समुदाय संगठन के बारे में, यानी कि बायोटिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रजातियों की एक ही क्षेत्र में रहने वाली तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील, मतलब एक क्षेत्र में कोई रह रहा है, अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे के साथ क्रियाशील, जैसे मान लो एक शहर में रहने वाली आबादी विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की है और एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध रखती है या क्रियाशील है, तो वो जनसंख्या क्या कहलाती है, जैविक समुदाय कहलाती है। और एक समुदाय में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और जिनकी भिन्न भिन्न जातीय संरचना होती है। इसका मतलब हो गया कि विभिन्न प्रजातियों की एक ही क्षेत्र में रहने वाली तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील जनसंख्या क्या कहलाती है, जैविक समुदाय। और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहेंगे और जातीय संरचना भी भिन्न होगी। बस इतना सा बताना था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसमें सामुदायिक अभिलक्षण की। सामुदायिक अभिलक्षण की यानी कि कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।